एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो। और मैं देखिए कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था पॉलिटी की, और कल मैंने ज्योग्राफी बनाई थी। मैंने आपको रीज़न बता दिया था कि मैं पॉलिटी की क्यों नहीं बना पा रहा। मेरे घर में फंक्शन था और वो ख़त्म हो गया। मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मैं आज ही मैं देखिए पॉलिटी की 2 वीडियो डालूंगा, जो हमारी पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है और सेकंड वीडियो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी। जिससे मेरा क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो पार्ट था ना वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं लूँगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके अंदर आपकी हाई कोर्ट, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है वो, और साथ में पंचायत, फिर मैं लोकल गवर्नमेंट में आऊँगा। उस करके मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और इस सीरियल से पहले आपका ये पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैंने क्या करा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ मैंने कैबिनेट भी ले लिया है, क्योंकि कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उसमें जो आपका कैबिनेट होता है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? प्राइम मिनिस्टर की जो पूरी हेल्प करता है, एडवाइजरी कमेटी जो है वो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते पर बहुत कम मिनिस्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो उसी को हम कवर करेंगे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स और हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए हमारा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करूं तो ये बहुत बड़ी कमेटी होती है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसमें 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो बहुत छोटी मिनिस्ट्री होती है, जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर्स ही होते हैं। बाकी के मिनिस्टर्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। देखिए, आप बात करें फिर हम अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट कह रहा है, इट इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखिए, अब इसमें इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड करता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी इंक्लूड करता है, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, पर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते, लेकिन सारे कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस एट नो कलेक्टिव फंक्शंस। देखिए, वो कि सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इनका कोई भी इतना बड़ा रोल या कोई भी इतना बड़ा पार्ट नहीं होता है। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट बिजनेस में, या फिर कोई भी जो फंक्शंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें इतना बड़ा हाथ नहीं होता है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है? इट मीट्स एज अ बॉडी फ्रिक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। थस इट हैज़ कलेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए वो क्या बता रहा है आपको कि जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो लगातार हर हफ्ते मीटिंग करती है और प्लानिंग करती है और डिसीजंस लेती है हमारे ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ कई सारे कलेक्टिव फंक्शंस होते हैं, उनको भी ये देखती है और कोशिश करती है कि हाँ यार, जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के बेनिफिट में हो और ज़्यादा जो विपक्ष हो उसको ज़्यादा कहने का मौका ना मिले। क्योंकि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, वो सिर्फ 2 रीज़न से काम करती है। पहला, उसकी सरकार चले, दूसरा विपक्ष को कोई कहने का मौका ना मिले। ठीक है, अब विपक्ष को कहने का और सरकार चलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिसमें कमियां कम हो और उसके बेनिफिट ज़्यादा हो, ना कि उसके डिमेरिट ज़्यादा हो। ठीक है, ये मेन रीज़न होता है, मेन कंक्लूजन होता है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। देखिए, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ वेस्टेड विद ऑल पावर बट इन थ्योरी। देखिए, वो सीधे सीधे है कि हमारी काउंसिल मिनिस्टर्स को पावर दी जाती हैं, पर वो सिर्फ थ्योरेटिकल पावर होती हैं, उनका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है? उसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो पावर्स का यूज़ भी करती है, कई सारे एक्ट्स बनाती है, कई सारे लेटर्स, कई सारी पॉलिसीज़ को बनाते वक्त वो उन पावर्स का यूज़ करते हैं। तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इट्स फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। ठीक, ये इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं, उन सबको कौन डिटरमाइन करता है? हमारा कैबिनेट डिटरमाइन करता है। और कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए क्या है? इट डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसीज डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर। ठीक है, इट डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चलाती है सारी पॉलिसीज के लिए जो डिसीजन लेते हैं उस पे। ठीक है, मतलब इसको कोई नहीं चलाता, इसको सिर्फ हमारी जो हमारी क्या देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो सिर्फ चेयरपर्सन एक तरह से हेड करते हैं, सब मिलके काम करते हैं और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चलाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। ठीक है, जो भी कैबिनेट हमारा फैसला लेता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है, उसको लागू करने का हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। ठीक है, इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जितने भी डिसीजन जो इसने लिए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसको देखता है, उसको चेक करता है, उसको सुपरवाइज करता है कि हाँ यार वो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डील्ड बाय द आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Its size and classification are however not mentioned in the constitution. Its size is determined by the prime minister according to the exigency of the time and the requirements of the situation. Its classification into a 3-tier body is based on the convention. देखिए इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ कि जो ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन या कहें तो बॉडी है। ठीक है, बॉडी मतलब शरीर कह सकते हैं। ठीक है, कार्य प्रणाली है हिंदी में जैसे बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी जो आर्टिकल 74 और 75 के अंदर आती है। ठीक है, इसका साइज और इसका क्लासिफिकेशन, इसकी वर्किंग नहीं मेंशन्ड है हमारे किसी भी संविधान या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो कौन डिटरमाइन करता है, उसको कौन बनाता है? वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है अकॉर्डिंग टू वो टाइम को देखकर और जो उसको इंपॉर्टेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको देखकर वो साइज और उसका जो भी क्लासिफिकेशन है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव सेक्शन होता है, सैंक्शन होता है हमारा सैलरीज और अलाउंसेस का, ठीक है, वो एक्ट ऑफ 1952 के अंडर डिफाइन होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। और अगर बात करें हम हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो ये आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के अंडर आता है, जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल संविधान था ना, जो पहले बना था 1947 के टाइम पे, उसमें हमारा कोई भी कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं थी। ठीक है, ये 1978 में आई है और इसका कोई भी पावर और फंक्शन ये डिजर्व नहीं करती, मतलब इसको अलग से कुछ भी सैलरीज या अलाउंसेस नहीं जाते, इसको वही दिए जाते हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद है कि इट इन्फोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और देखिए जो हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हमारे लोअर हाउस उनके लिए। ठीक है, देखिए लोअर हाउस, अब मैं से आपको एग्जांपल पे समझाता हूँ। देखिए मैं नीचे आता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए ये है आपका क्या लोअर हाउस, क्या है आपका लोअर हाउस, उसी के अंदर से आपका एक निकलता है ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर उसी में से बनता है आपका कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट बनती है। अब देखिए लोअर हाउस सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसी के अंदर क्या आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके अंदर क्या आते हैं आपके कैबिनेट। तो कैबिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ ही साथ कैबिनेट के लिए भी, क्योंकि यार सॉरी लोअर हाउस के लिए भी, क्योंकि लोअर हाउस तो उससे बड़ा है ना। मतलब आपका आपने वो देखा होगा, आपको वेन डायग्राम वाला सिस्टम बस बिल्कुल वही है कि ये आपका कैबिनेट है, लोअर हाउस है, ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और ये आपका कैबिनेट है। तो जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लोअर हाउस के लिए, और जो आपकी बाहर सेकंड वाली लाइन है, सेकंड सर्कल है, मतलब हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा लोअर हाउस के लिए, और लोअर हाउस किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खुद में एक पूरा हाउस बनाता है।
ठीक, अब देखिए अब आते हैं कुछ रोल, कैबिनेट के रोल क्या है। देखिए आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताइए, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं होता, उसका सिर्फ एक मेन रोल है कि यार वो फॉलो करता है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री को, ठीक है, हमारे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्ट्री को फॉलो करता है, जैसे वो ऑर्डर्स देगा उसको फॉलो करना हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है। देखिए अब बात करें रोल ऑफ कैबिनेट की, तो इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन पॉलिटिशियो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। देखिए ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है कि देखिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि ये मेन मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी अलग एक कमेटी बनाई जाती है और उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और वो सारे हाई जो कहें तो हाई लेवल के डिसीजन होते हैं उनको लेते हैं। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल चीफ पॉलिसी जो हमारी होती हैं, सबसे मेन पॉलिसीज होती हैं, उसकी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सबसे हाई लेवल की जो बॉडी है इसका ही मेन काम होता है हमारी पॉलिसीज बनाना। इट इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब सबसे सुप्रीम पावर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ये सब, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर है इसके पास एग्जीक्यूटिव या फिर डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा पावर है इसके पास। जैसे हमारा होता है नॉमिनेटिव और एग्जीक्यूटिव, हमारा जो हेड होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, जैसे नॉमिनेटिव होता है प्रेसिडेंट की, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, और एग्जीक्यूटिव होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसके पास सारी पावर होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सबसे सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, मतलब सबसे ज़्यादा पावर है इसके पास डिसीजन मेकिंग की। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं, मतलब एक तरह से इनको समझ लीजिए कि हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको ये ऑर्डर करते हैं, उन्हें मतलब कहते हैं ना डायरेक्शन बताते हैं कि यार ऐसे काम करो। नेक्स्ट है आपका इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइजरी इज बाइंडिंग ऑन हिम। अब देखिए ये एक एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, और ये बाइंडिंग बॉडी है। बाइंडिंग बॉडी और मतलब है कि अगर इसने कोई एडवाइजरी दे दी तो प्रेसिडेंट मजबूर हो जाएगा कि यार उसे वो फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट कुछ और डिसीजन लेना चाहता है पर एडवाइजरी बॉडी उसको मना कर रही है, तो प्रेसिडेंट उसको फॉलो करेगा। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकता डिसीजन, ठीक है। हाँ, उनका डिसीजन चाहे ना माने पर वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे सकता। तो ये कहते हैं बाइंडिंग, ये बांध के रखती है, सीधी सीधी बात ये है। इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड थस डील्स विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए और सारे भी इमरजेंसी सिचुएशन जो होती हैं उनको भी कौन हमारा मैनेज करता है, हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री। इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। सारे फाइनेंशियल और जो हमारे लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं उनको भी कौन डील करता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री हमारी। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं हायर पोस्ट पे हमारे, ठीक है, जो हमारे संविधान के अंदर आते हैं, उनको कौन देखता है, हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनको भी कौन देखता है, हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। इसके बाद आता है किचन कैबिनेट, ठीक है। देखिए किचन कैबिनेट का अगर मैं आपको बोलूं तो द कैबिनेट अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड एंड मोर सम टू 15 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। देखिए किचन कैबिनेट भी बिल्कुल इसी तरह हमारा, इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड होता है इस कमेटी का और 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्मल सेंस, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी होती है। देखिए कैबिनेट जो मैं आपको बता रहा था वही है, उसका नाम हम इसको इनर कैबिनेट भी कह सकते हैं, किचन कैबिनेट भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और कहें तो रियल सेंटर ऑफ पावर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी पूरी किचन कैबिनेट है और ये हमारी पूरी गवर्नमेंट है। जैसे एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है जिसकी एटॉमिक मास उसी में पूरा उसी के अंदर होता है, तो उसी तरह हमारा किचन कैबिनेट होती है। सबसे ज़्यादा पावर हमारी सेंटर में इसी के पास होती है। अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो तुम्हारे सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं। तो देखिए 74 से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, और 78 तक जाते हैं, ठीक है। 74 आपका बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और साथ ही साथ ये एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, ये आपका 74 बताता है। 75 बताता है कि और भी कई सारे प्रोविजंस आते हैं आपके मिनिस्टर्स के लिए। 77 भी आपका बताता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे बिजनेस करती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के अंदर। और साथ ही साथ ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए ये सारी हैं आपकी जो आर्टिकल्स हैं, ये 74 से लेकर 78 ये आपको बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। उसके बाद आता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी हम इसी में कवर करेंगे कि यार पार्लियामेंट हमारा जो है, ठीक है,
अब इसको हम देखते हैं। देखिए पार्लियामेंट करें तो आपको पता होगा कि यार हमारा संसद, हिंदी में कहें तो संसद, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। आपको फोटो दिख रही है, गोल जो बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी पार्लियामेंट से होती है। ओके, देखिए ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट हमारा दो तरह के हाउसेस को कंटेन करता है। पहला होता है हमारा राज्यसभा, दूसरा हमारा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की जो हमारी संसद होती है वो हमारी राज्यसभा के नाम से आती है। और लोकसभा हमारी हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब मेन कहें तो हमारा जो मेन होते हैं हमारे मिनिस्टर जो चुन के आते हैं राज्यसभा से, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो भी होते हैं हमारे, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और ये जो जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तीसरा होता है हमारा ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट देखिए, कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट क्या क्या कवर करता है, तो सिर्फ ये नहीं कि दो हाउसेस कवर करता है, हाउसेस दो हैं, पर साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट भी उसका अलग से एक पार्ट है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए एनी बिल कैन एक्ट बिकॉज एन एक्ट ओनली आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, देखिए कोई भी बिल हमारा एक्ट बन सकता है कब, जब वो किसी भी हाउसेस हमारे पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, वहाँ पर पास हो। उसके बाद क्या हो, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको पास करें। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट को लिया गया है हमारे पार्लियामेंट के एक सिस्टम के अंडर में। और द पार्लियामेंट हाउसेज वाज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन ल्यूटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। देखिए पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, या फिर कहें तो और हमारे सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है, हमारा इंडिया गेट, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, हमारा राष्ट्रपति भवन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये जो मेन सरकारी गवर्नमेंट हमारी जो हेरिटेज है ना, इनको किसने बनाया है। ठीक है, इनके आर्किटेक्चर कौन थे, तो ये पूछ लिया जाता है। इसलिए हम देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन, इसको किसने बनाया है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे सर एडविन ल्यूटेंस और हमारे हर्बर्ट बेकर। ठीक है, 1912 और 1913 में ये बनाया गया था, और ये खुला था 1927 में। ठीक है, वो भी हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। ठीक है, और इसको साथ ही साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या चैम्बर ऑफ प्रिंस भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर पार्लियामेंट हाउस रख दिया गया। अब बात करते हैं देखिए मिनिमम एज की। अगर मिनिमम एज की बात करें कि मान लीजिए आपको राज्यसभा और लोकसभा के लिए खड़ा होना है, तो जो मिनिमम एज है राज्यसभा की वो है 30 ईयर्स, और लोकसभा की हमारी 25 ईयर्स। ठीक है, मतलब 25 ईयर्स में आप लोकसभा के लिए लड़ सकते हैं मेंबरशिप के लिए, और राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए आपको कम से कम 30 साल का होना ज़रूरी है। इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द विद लोकसभा एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ सप्लाई बिल्स या मनी बिल्स। देखिए लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं लोकसभा के पास में, लेकिन मनी बिल्स जो होते हैं आपके वो नहीं होते आपके लोकसभा के पावर के अंदर। वेयर द लोकसभा वाज ओवर राइडिंग पावर। ठीक है, देखिए लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर है राज्यसभा से, लेकिन मनी बिल नहीं वो कर सकते, क्योंकि मनी बिल जो होता है हमारा वो स्टेट जो हमारी होती है वो बताती है, उसके बाद हमारे सेंटर से अप्रूव करता है। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, अब वो देखिए सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई दुविधा आ रही है, मतलब कोई बिल आ रहा है, लेकिन हमारा राज्यसभा और लोकसभा या फिर लेजिस्लेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, कोई ग्लिच आ गया। ये मैंने आपको बताया था पिछले में, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ग्लिच, कोई ग्लिच आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, एक जॉइंट सिटिंग होती है 2 हाउसेस की। ठीक है, और फिर वहाँ पर जाकर वो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, कौन होता है स्पीकर हमारा लोकसभा का, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। चेयरमैन हमारा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट हमारा। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है हमारा, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्पीकर कौन होता है हमारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए 2 हाउसेज इज हेल्ड एंड जॉइंट सिटिंग होती है हमारी। ठीक है, जॉइंट सिटिंग होती है, और वहाँ पर जाके लोकसभा और हमारे राज्यसभा के मेंबर से एक पूछा जाता है कि हाँ यार, मतलब तरह से ओपिनियन लिया जाता है कि क्या ठीक है, उनके ओपिनियन देखे जाते हैं, कहते एक सीधे वो एक दूसरे से सुझाव देते हैं एक दूसरे को, और अगर वो नहीं बन पाता तो डिफेक्टिव वीटो हमारा जो पावर है, ठीक है, डिफेक्टिव वीटो पावर, उससे उस एक्ट को या उस बिल को होल्ड पर रख दिया जाता है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। द पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन लॉन्च इन 2004, दूरदर्शन राज्यसभा एंड दूरदर्शन लोकसभा, ठीक है, नाउ नोन एज लोकसभा टीवी। देखिए जो पार्लियामेंट हमारा है उसका खुद का अलग से एक टीवी स्टेशन है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जो हमारा दूरदर्शन राज्यसभा और दूरदर्शन लोकसभा के नाम से जाना जाता था, पर अब उसका नाम बदल के लोकसभा टीवी कर दिया गया है। When the Constitution of India came into effect on January 26, 1950, the Constitution Assembly became the Provisional Parliament of India। देखिए जो हमारी संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी हमारी, ठीक है, उसी को एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? प्रोविजनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। इट रिमेन so until the first election in 1951 the business of parliament is transacted in either हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो वहाँ पर क्या था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखा गया था। ऐसा नहीं कि यार कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हमारा इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। द डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है इसका? डेप्यूटी चेयरमैन इसका राज्यसभा से ही चुना जाता है मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, ही ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। जब चेयरमैन नहीं होता तब इसका काम होता है कि यार ये उसको संभाले। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा वर्ल्ड हेल्ड मई 1952। तो जो पहली सिटिंग हुई थी राज्यसभा की वो मई 1952 में हुई थी। मेंबरशिप टू द राज्यसभा, देखिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो 250 है। कितनी? 250, जिसमें से 238 मेंबर तो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली स्टेट्स से चुने जाते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं, और जो 12 मेंबर होते हैं वो हमारा राष्ट्रपति चुन के देता है। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स वगैरह से होते हैं वो। ओके, तो ये हमें याद रखना है। लेकिन जो करंट स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की वो है 245। ठीक है, जिसमें से 233 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं यूनियन टेरिटरीज वगैरह से, और 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं हमारे, जो हमारा राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है अलग अलग फील्ड से। ठीक है, उसके बाद आता है कि द प्रोविजन ऑफ फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स इज फाउंड इन आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 आपका बताता है नॉमिनेशन के मेंबर्स के बारे में। ठीक है, संविधान के अंदर ये देखिए, ये आपका है जो आपको फोटो दिख रही है, ये है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है? टेन्योर मतलब देखिए कितने साल के लिए होता है। राज्यसभा इज कंटिन्यूस बॉडी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। मेंबर्स एंजॉय अ टेन्योर ऑफ ए 6 ईयर, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। देखिए नॉर्मली इसका जो मैं सीधे सीधे बताऊँ, ये कंटिन्यूस बॉडी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पार्लियामेंट को एक साथ ही रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3, मतलब अगर 100 मैं कहूँ तो 90 लोग हैं तो 90 में से 1/3 मतलब 30 लोग हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और टोटल उनका जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो 6 साल का मतलब कि 2, 2 और 2। ठीक है, वो 30-30 के पार्ट में बांटते हैं, और हर 2 साल में 30 जाते हैं और फिर 30 नहीं आते हैं, फिर अगले 2 साल बाद फिर 30 जाते हैं और फिर 30 आते हैं। ऐसे चल के उनका चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। फंक्शन ऑफ द राज्यसभा, देखिए आर्टिकल 249 है। ठीक है, जिसके अंदर बताया गया है स्टेट लिस्ट ऑफ द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन और आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो आर्टिकल 249 में दी गई है। ठीक है, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। आर्टिकल 312, ठीक है, ये बताता है आपका ऑल इंडियन पब्लिक सर्विस जो होती हैं वो आपका बताता है। और आर्टिकल 354, 356 एंड 360 ये बताता है कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे और बाकी सब टाइम पे राज्यसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है, जो भी उसका स्पेशल पावर है राज्यसभा का। इट कैन अलोन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर भी होती है कि वो खुद ही अपने अलोन इनिशिएट में ही, मतलब दूसरी सभा को छोड़कर भी वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक नॉन पार्टियन फोरम होती है। ठीक है, फुल फ्री डिबेट्स यहाँ पर होती हैं, कोई भी बिल यहाँ पर ओरिजिनेट हो सकता है, आपका कोई भी बिल पास हो सकता है।
इंक्लूडिंग अमेंडमेंट बिल, ठीक है, अमेंडमेंट बिल भी इसमें हो सकते हैं, संशोधन बिल भी हो सकते हैं, इसमें मनी बिल्स भी होते हैं, इसमें नहीं होते, ठीक है। मनी बिल्स आपके सिर्फ मैंने बताया ना, मनी बिल्स आपके इसके अंदर, ठीक है, रिवैल्यूएट्स के लिए आते हैं, सिर्फ लोकसभा में बनेंगे, रिवैल्यूएट्स यहाँ पर होकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल मैनर से उनको देखा जाएगा, क्योंकि देखिए मनी बिल मनी से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से करा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सरकार को, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए अगर बात करूं तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम सीधे लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस ऑफ, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। देखिए इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, जैसा मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। देखिए ये है आपकी फ़ोटो जिसमें हम इसे बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारा लोअर हाउस में। और जो पहला घंटा जो होता है हमारा, लोकसभा जब आती है, मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उसको क्वेश्चन आवर किया जाता है, मतलब उसको क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, रखे जाते हैं। उसके बाद हमारे एक 0 आवर आता है, ठीक है, तो अलग अलग आवर है, 0 आवर में हमारे आंसर दिए जाते हैं। देखिए अब जो 3 तरह के सेशन होते हैं हमारे, जो हर साल आते हैं, ठीक है, 3 तरह की, मतलब कहें तो टाइम पीरियड है हमारे लोकसभा के अंदर। पहला आता है बजट सेशन, जो फरवरी टू मई हमारा देखा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा चलता है अप्रैल से हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा मार्च से शुरू होता है और फरवरी टू मई तक हमारा चलता है हमारा बजट सेशन। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर भी हमारा याद रखने वाली चीज़ है। देखिए मध्य प्रदेश एक लौती ऐसी स्टेट है जिसका फाइनेंशियल ईयर है जो 2018 से जनवरी से दिसंबर तक चलेगा, पर बाकी सबका कहाँ से चलता है, बाकी सबका चलता है आपका AM पे। कौन सा चलता है आपका, AM, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अप्रैल से मार्च, ठीक है। और सिर्फ एक लौती मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक 2018 से लागू हो जाएगा कि फाइनेंशियल जो ईयर है हमारा वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलेगा। साथ ही साथ देखिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी याद रखना, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए मानसून सीजन आता है जो हमारा जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, ठीक है, मानसून सत्र होता है हमारा। और उसके बाद आता है विंटर सीजन या विंटर सत्र होता है हमारा, वो नवंबर और दिसंबर के लिए होता है वो, ओके। उसके बाद आता है मेंबरशिप टू द लोकसभा। देखिए मेंबरशिप की बात करूं तो लगभग 552 कैपेसिटी है हमारी लोकसभा के अंदर, जिसमें से 530 हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, 20 हमारे यूनियन टेरिटरीज से होते हैं और 2 हमारा एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 कौन होते हैं हमारे, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। पर अगर करंटली बात करें तो 554 हमारी जो आजकल है वो 545 है हमारी स्ट्रेंथ, जिसमें से 530 चुन के आते हैं हमारे इलेक्शन के थ्रू, 13 हमारे चुन के आते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी से और 2 हमारे आते हैं एंग्लो इंडियंस। उसके बाद आता है देखिए टेन्योर कहें तो अगर लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है, लेकिन इसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है अगर इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और 1 साल का इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाता है जब हमारी इमरजेंसी हट जाती है। उसके बाद आता है फंक्शन 2 ऑफ द लोकसभा। देखिए लोकसभा का काम क्या होता है, लोकसभा कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय मेकिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आंसरेबल इट टू द सेक्शनिंग एक्सपेंडिचर इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस टू द लोकसभा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर भी आपका मनी बिल भी आ सकता है, ठीक है, पर इसमें राज्यसभा का थोड़ा सा पार्ट होता है, कोई भी बिल यहाँ पर ओरिजिनेट हो सकता है। इलेक्शंस में ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटा सकते हैं यहाँ पर ये, अलॉन्ग विद राज्यसभा। तो कई सारे फंक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के, ठीक। तो देखिए ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था हमारा पार्लियामेंट का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है मुझे, कुछ भी आपके मन में सवाल है, कोई भी सवाल आ रहा है तो यार मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।